नमस्कार। निज भाषा उन्नति का कारक, सहज व्यक्त हो मन के भाव, एक करे जन जन को यदि हो अपनी भाषा में बरताओ। प्रेमचंद की उठी कलम, चिल्लाया भारत प्यासा, राष्ट्र चेतना उन्नायक एक अनुपम हिंदी भाषा। हिंदी साहित्य हम सब साथ साथ पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य बाकी जो हमारे विषय हैं ऑप्शनल, उनमें से सर्वाधिक अंकदायी विषय है। लेकिन आप कहोगे सर हर कोई तारीफ़ करता है जो पढ़ाता है, ये भी बात सही है। लेकिन सही बात बताएं आपको, कुछ ऐसी अनूठी बातें हिंदी के साथ जो आप भी स्वीकार करेंगे। देखिए, भाषा के साथ एक खास बात है, माध्यम की समस्या नहीं। माध्यम की समस्या नहीं। मान लो ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, दी वेस्ट जीएस में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन वैकल्पिक विषय में, ऑप्शनल में अगर आपके ये विषय हैं तो कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं, एक प्रेजुडिश है, पूर्वाग्रह है कि यदि कोई अन्य विषय को लेकर के ज्योग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि को ऑप्शनल के तौर पे परीक्षा देता है मेंस की, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में वेरिएशन आता है। एक पूर्वाग्रह है कि इंग्लिश वालों को अधिक नंबर मिलता है, हिंदी वालों को कम मिलता है। लेकिन जो भाषा है या हिंदी साहित्य है, इसका जो पेपर देता है, जो इसके पेपर को चेक करता है, वो सब एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी। इसमें भाषा का द्वंद्व खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़, इसमें जो दोनों पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ध्यान से देखो। जो पेपर 1 है, इसमें गणित जैसे नंबर मिलते हैं, मैथमेटिक्स जैसे ठोस नंबर। खास करके इसका जो खंड आ है, खंड आ, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का विकास, गणित जैसे नंबर। इसलिए इनको हम ठीक से समझ लें, इनकी टिप्पणियाँ सही से लिखें, भाषा बोली में अंतर नहीं, इसके आगे पढ़ो तो नहीं आएगा। अपभ्रंश की विशेषताएं, सॉलिड नंबर, अगर सही लिखना अगर आपको आ जाए तो। इसलिए हिंदी के साथ बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ आप पढ़िए। गंगा में बहुत पानी बह चुका है, बहुत परिवर्तन आ चुका है, इसलिए आपको नए सिरे से हिंदी पढ़ने की आवश्यकता है। जो कुछ भी आप पढ़ते रहें, नोट्स पढ़ते रहें, किताबें पढ़ते रहें, समय बदला, ज़माना बदला, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो एक नई यात्रा के लिए आपका आह्वान करते हैं, आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा, 2 शब्द हैं, हिंदी और भाषा। एक प्रश्न आता है कि भाई हिंदी शब्द सबसे पहले कहाँ आया, और एक साधारण सा उत्तर है, ईरानी मूल का शब्द है। हालांकि कई प्रकार के विचार है, हीनम दोष्यति स हिंदू, हिंसा का विरोध करे, हिंसा के अगेंस्ट जाए, हिंदू है। हिंदी को भी ऐसे जोड़ते हैं। लेकिन इतने गहरे में जाने के बजाय आप ये समझो कि हिंदी शब्द जो है वो ईरानी मूल का है। आप कहें सर मूल का है, मूल तो सिंधी थी, सिंधी से हिंदी बन गई, आप सही कह रहे हैं। इसलिए हम मूल की जगह क्या कहेंगे, ईरानी भाषा का है। देखो, ईरानी भाषा, हिंदी शब्द ईरानी भाषा का है। ईरानी भाषा कैसे? अब देखो, एक समय था परिवहन के साधन जहाज नहीं थे, लोग जल मार्ग से आते थे, पानी के माध्यम से, जहाज इत्यादि से, या पहाड़ी दर्रों के बीच से आते थे। तो जब भारत में प्रवेश किया फारसियों ने,
बहुत पहले, तो दर्रों के माध्यम से। तो जब उनका प्रवेश हुआ तो सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु और सहायक नदियां। पंजाब तो आप जानते ही हैं, रावी का नाम कौन नहीं जानता, झेलम का नाम, वितस्ता का नाम सब जानते हैं। तो जब इन्होंने प्रवेश किया, सिंधु तट से अंदर आए, सिंधु नदी को पार करके, तो जैसे बच्चा रोटी को लोती कहता है, अम्मा छे दूल यहीं पर छूकी लोती खाती थी, पहले जो छुना चुकी हूं वह देश गीत गाती थी। तो रोटी को लोती कहता है, यानी उसकी वर्णमाला में र और ट नहीं है। समझ बात आई? कुछ लोग तुतलाते हैं, बहुत सारे शब्दों को त करके बोलते हैं। ऐसे सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। किसने? जो फारसी परंपरा के लोग थे, यानी कि स को हा कहा करते थे। असुर को अहुर कहते हैं। तो उन्होंने सिंधी, जो सिंधु तटवासी भाषा थी, सिंधी को कहा हिंदी। हम लोग क्लास में डिटेल अध्ययन करेंगे ही करेंगे। तो इसको इतना ही समझो कि सिंधु तटवासियों की भाषा के आधार पर इसका नाम पड़ गया हिंदी। लेकिन देखो, हिंदी शब्द सबसे पहले आया कहाँ? आप प्रश्न कर सकते हैं कि मान लो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, ईरानी मूल का है या ईरानी भाषा का शब्द है, पर्शियन, फारसी। तो सबसे पहले आता कहाँ है? देखो, इसके लिए कहते हैं, एक किताब है पंचतंत्र, आप जानते होंगे ना पंचतंत्र। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किसने लिखा? पंडित विष्णु शर्मा। ईरान का एक राजा था, नौशेरवा वहां का बादशाह था। उसके मंत्री ने बताया, उसके हकीम ने बताया, जिसका नाम था बाजरोया हकीम। उसने कहा, भाई हिंदुस्तान में एक किताब है पंचतंत्र, कमाल की किताब है पंचतंत्र, और इसमें 2 बैल हैं, करटक और दमनक। तो कहते हैं, भाई करटक और दमनक 2 बैलों की कहानी है। प्रेमचंद की कहानी भी ना, हीरा और मोती, आप जानते होंगे। तो करटक और दमनक 2 बैल हैं, इन्हीं की कहानी है। मैं सेठ जा रहा था, बैलगाड़ी में 2 बैल जूते थे। जुआ होता है ना कंधे पर, ये जुआ खेलने वाला नहीं, जो कंधे पे होता है। रात हो गई, लोग डर गए कि कहीं शेर भालू चीता कुछ आ जाए, छोड़ के भाग गए, या एक बैल बीमार पड़ गया, ऐसी कुछ कहानी है। तो बैल आकार में बड़ा था। पानीपत कभी आप जाइए, इधर सोनीपत, पानीपत, हरियाणा में बड़े बड़े पुट्ठे होते हैं बैलों के। शेर आया, देखा, हालांकि शेर ताकतवर ज़्यादा होता है, लेकिन आकार में बैल ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े थे। तो शेर ने समझा कोई बड़ा जानवर होगा, दोस्ती कर ली। तो बस उन्हीं की कहानी है। पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, खरगोश और कछुए की दौड़ वाली कहानी पढ़ी होगी आपको, उसी में थी। फिलहाल तो हकीम बाजरोया ने बताया कि भाई पंचतंत्र जो किताब है महाराज, बड़ी अच्छी किताब है। तो उन्होंने कहा हिंदी में ट्रांसलेट कर, उसको फारसी में ट्रांसलेट करो, फारसी में। तो हकीम बाजरोया ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया। फारसी अनुवाद बादशाह के कहने पर
इस फारसी अनुवाद का नाम पड़ा कलीला व दिमना, वही करटक दमनक। इसी कलीला दिमना, ये जो अनुवाद है, इसी कलीला दिमना की जो भूमिका है, भूमिका में सबसे पहले हिंदी शब्द आया, सर्वप्रथम हिंदी शब्द आया, ठीक इसी कलीला दिमना की भूमिका में। बाकी बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके पीछे। कुछ लोग बताते हैं कि इसके अलावा भी तमाम पुस्तकों के नाम लेते हैं। ऐसे तैमूर लंग का एक भांजा था, भतीजा, उससे जोड़ते हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, बस ऐसे मैंने बता दिया इंटरटेनमेंट के नज़रिए से कि हिंदी शब्द, आज हम हिंदी को हिंदी के नाम से जानते हैं, खड़ी बोली को हिंदी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। और हिंदी जो हम बोलते हैं, जो हिंदी तब की थी, बहुत भेद है, तब से बहुत अंतर आ गया। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी शब्द कलीला दिमना में आया, उसमें क्या लिखा था? लिखा था कि दिस बुक इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ज़बान हिंदी। यह किताब ज़बान हिंदी से फारसी में अनुदित है, अनुवाद की गई है। तो ज़बान हिंदी हो गई ये ज़बान हिंदी, यानी हिंदुस्तान की ज़बान, हिंदुस्तान की ज़बान। अब जुबान कह सकते हैं, जुबान यानी भाषा। और पंचतंत्र किस भाषा में थी? संस्कृत में। यानी हिंदुस्तान की कोई भाषा, इवन तमिल तेलुगु भी क्या हो गई? ज़बान हिंदी, हिंदुस्तान की ज़बान हो गई। तो यहाँ पर हिंदी शब्द एक भाषा के लिए आ गया, भाषा। दूसरा, जन के रूप में, जन के लिए प्रयुक्त। कैसे? हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये हिंदी जो है आपके सामने, ये देखो हिंदी। ये हिंदी कौन है? हिंदी हैं भारत के लोग। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। यहाँ हिंदी चीनी कौन कौन? हिंदी माने कौन होगा? भारत के लोग, भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग। हिंदी के दो आशय हुए। वैसे अलग अलग इसके हैं, पहले हिंदी बना, फिर क हट गया, हिंदी बन गया। इंडिया, इंडिया जैसे सिंध को इंडु कहा, इंडु से इंडिया हो गया, सिंध को हिंदू कहा, हिंदी हो गई। बहुत सारे इसमें कथाएं हैं, आप सब जानते हैं पहले से। हम लोग भाषा पे आते हैं। भाषा, आपके सिलेबस में अपभ्रंश से शुरुआत है। यहाँ अपभ्रंश, अवहट्ठ और उसके बाद खड़ी बोली, या इसको लिखो ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, ये तीनों
अपभ्रंश, अवहट्ठ, ब्रज, अवधि, खड़ी बोली। पाली प्राकृत लिखा नहीं गया आपके सिलेबस में, कुछ बातें प्रक्षिप्त होती हैं, छुपी होती हैं उसके अंदर। यूपी से तो मेंस में हिंदी साहित्य को निकाल दिए, झारखंड में है और बिहार में ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। नहीं तो बच्चे पढ़ते थे, हम लोग पढ़ाते थे, ये पाली प्राकृत भी साथ में जोड़ा था। हालांकि हम परिचय शब्द का देंगे। यहाँ पर भाषा शब्द की बात करते हैं। भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो भाषा शब्द बना है भाष धातु से निर्मित। धातु माने यहां सोना चांदी नहीं है। धातु का अर्थ है क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप यानी इसका कुछ अर्थ ऐसे ही होगा। भाष माने हुआ कहना। आप क्या कहते हैं? जो आपके मन में होता है। तो मन में जो होता है उसे हम विचार कह रहे हैं, यानी इसको कह लें कहना या विचार व्यक्त करना। तो भाषा क्या हो गई? भाषा हो गई विचारों की अभिव्यक्ति, यानी जो कहा जाए। विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा है विचारों की अभिव्यक्ति। अच्छा, मान लो आज आप मौन व्रत हो, आज हमें बोलना नहीं है, भूख लग गई तो क्या करेंगे? सारे से ऐसे ऐसे नामो नामो खाना है। तो ये क्या है? सांकेतिक भाषा, यानी विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम हो गया। तो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये भी सही है। विचारों की अभिव्यक्ति एक, अभिव्यक्ति का माध्यम दो, दोनों डेफिनेशन है। तो भाष माने कहना, तो भाष माने जो कहा जाए, यानी विचारों की अभिव्यक्ति, जो कहा जाए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। छोटी छोटी बातों को हम लोग कैच करते हैं, पकड़ते हैं। अब देखिए, भाषा से क्या आशय हुआ? हम जो भी कहते हैं ये कहते हैं कथनों के रूप में, स्टेटमेंट। जो विचार व्यक्त करते हैं कथनों के रूप में। इस कथन को हम क्या कहते हैं? वाक्य। ये वाक्यों के रूप में होता है। वाक्य कैसे मिलके बनते हैं? वाक्य शब्दों से, शब्दों का सार्थक समूहन वाक्य। शब्द कैसे बनते हैं? वर्ण से। जैसे हम कहते हैं दिव्या यशपाल की औपन्यासिक कृति है। औपन्यासिक कृति है। दिव्या यशपाल की औपन्यासिक कृति है। अब देखो इस कितने शब्द हुए? ये पूरा देखा जाए एक वाक्य हो गया। दिव्या यशपाल की औपन्यासिक कृति है। लेकिन यहाँ पर देखो, एक शब्द, दो, तीन, चार, पाँच, छः शब्द हो गए ना। अब इसमें आप देखिए 6 शब्द, वाक्य एक, शब्द 6। अब जैसे कृति है, यहाँ पर 2 वर्ण हैं, कृ दंती। आगे जाएंगे तो मात्रा अलग कर लेंगे, ठीक है। वाक्य और
शब्द। चलिए अब वर्ण के विषय में बात करो। मान लीजिए एक आदमी हमसे बात कर रहा है, तो पता कैसे लगता है कि फ़ोन पे लड़की से बात करें कि लड़के से, कि जवान से कि बुढ़े से, कि बीमार से कि स्वस्थ व्यक्ति से? सुन करके। ध्वनियाँ हैं, यानी सभी वर्ण क्या हैं? ध्वनियाँ, इसलिए इन्हें हम वर्ण भी कहते हैं, ध्वनि वर्ण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे छोटा हम नहीं कर सकते इसको, इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाषा की लघुतम यानी सबसे छोटी लघुतम इकाई वर्ण है। भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वर्ण है। अच्छा, हमने कहा क, आपने लिखा क, हमने लिखा ध, धनुष वाला ध, आपने लिखा ध। तो का ध्वनि के लिए ये का क्या हुआ? साइन, चिन्ह हो गया, प्रतीक। यानी ये जितने वर्ण हैं क्या हैं? ध्वनि संकेत हैं, ध्वनि संकेत। तो भाषा क्या हो गई? ध्वनि संकेतों की प्रणाली। भाषा ध्वनि संकेतों की प्रणाली है। भाषा ध्वनि संकेतों की प्रणाली है। अल्टीमेटली देखा जाए, तीन ध्वनि संकेतों से शब्द बना, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा। भाषा क्या हो गई? ध्वनि संकेतों की प्रणाली हो गई। ठीक है, आपको दिख रहा होगा वैसे। चलो आते हैं आगे। भाषा के रूप, भाषा के रूप, भाषा के रूप। ठीक है, भाषा के रूप। जब कोई बात आप कहते हैं, कितने रूपों में कह सकते हैं, या जो हमारी अभिव्यक्ति है अलग अलग स्थान पे अलग अलग रूपों में होती है। आप कहोगे सर समझ में बात आ नहीं रही है। भाई बता रहे हैं, भाषा के रूप, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए, बोली, बोली, उपभाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। ठीक है, बोली, उपभाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। हो गया। अच्छा, एक मिनट, कोई बात नहीं, इसको हम इधर कर देते हैं, ये आपका स्क्रीन से कट रहा है। राजभाषा, अब ठीक है, राजभाषा। अब बोली क्या है? बोली जिसे हम बोल दें। अगर हमारा दोस्त, या घर समझो, अपनी मम्मी से एक गिलास पानी मांगना है, तो हम क्या कहेंगे? प्रिय माता श्री, कृपया एक गिलास जल प्रदान करने की अनुकंपा करें। तो कहेंगे चुप, पहले ये बता तुझे चाहिए क्या? अरे मम्मी पानी पिलाओ, बोलते ही नहीं।
तो ग्रामर का बहुत ध्यान नहीं देना। हम लोग अवधी, ब्रज या जो खड़ी बोली में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं, तो ये सब क्या बोलियां हैं। तो अक्षर क्या है, ये आंचलिक स्तर पर एक मिनट, आंचलिक स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर या ऐसे लिखो, गांव, लिखने का तरीका होता है, गांवों में व्यवहृत। एक बात बताएं, आपको भाषा का स्तर बना के चलना पड़ेगा, आपको भाषा का स्तर बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। आंचलिक स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर या गांव में व्यवहृत, ये एक ही बात है, ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो। और आप परिवार में, परिवार के सदस्यों के बीच बोलते हैं, मित्रों के बीच बोलते हैं। तो जैसे हमने कहा आंचलिक स्तर पर अवधी या भोजपुरी, ये क्या है, ये सब बोली है। उपभाषा आपके, हाँ, जैसे अवधी अवध क्षेत्र में भोजपुरी, भोजपुर क्षेत्र में ऐसे ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, समझ गए होंगे आप। उपभाषा, उपभाषा, उपभाषा क्या है, दो या अधिक बोलियों का समुच्चय। जैसे ऐसे लिखो, दो या दो से अधिक, दो या अधिक बोलियों का समुच्चय। जैसे हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब एग्जाम्पल दिए, दो या अधिक बोलियों का समुच्चय। अब देखो पूर्वी हिंदी में जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यहाँ से कट रहा है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार इसमें भी है, हमको तो सब याद है, पश्चिमी हिंदी है, ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है, ये सब कई बोलियां हैं। ये उपभाषा हो गई। अब तीसरा है मानक भाषा। मानक भाषा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषा, यानी कि बोली का व्याकरण सम्मत रूप। अब एक है भैया, कहाँ जाता हूँ,
अम्मा कहाँ जात हो, यानी माता जी कहाँ जा रही हैं। अब एक ग्रामर से हमने सही कर दिया उसको, तो देशज पुट को हटा दिया। अब देखो बोली का व्याकरण सम्मत रूप, इसको हम कह सकते हैं परिष्कृत भाषा, और क्या कह सकते हैं परिवर्धित भाषा, परिवर्धित भाषा, और क्या कह सकते हैं परिनिष्ठित, कई नाम इसके हैं, परिनिष्ठित भाषा। अब आपने हिंदी कभी भी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में बातें आ जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। ये हो गई आपकी मानक भाषा। अब राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, नेशनल मत लिखिएगा, नेशनल लैंग्वेज। भाई किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा कब अनाउंस किया जाता है, जब एक कंडीशन ये है कि पर्याप्त संख्या में लोग बोलते हो। दूसरा, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। अब आप कहेंगे सर सारी भाषाओं को तो मान्यता नहीं प्राप्त है। मतलब सही बात है, किनको किनको मान्यता प्राप्त है, तो कुछ जगहों पर भाषा का जिक्र है, जैसे भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351, इसमें भाषा का जिक्र है। 343 कहता है कि संविधान की, माने भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो बहुत सारी बातें हैं। फिर 15-15 साल के लिए अंग्रेजी को कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रपति की भाषा, राज्यपाल की, और वो जो राजभाषा आयोग का गठन है, न्यायालयों की भाषा, विधानसभा संसद की भाषा। फिलहाल अभी तुम लोग परिचयात्मक ही ले रहे हैं। और 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। कुल 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं। ये सभी राष्ट्रभाषाएं हैं। ये देखो बड़े डिबेट का विषय है। संसद भवन में, जो अब तो नया वाला बन गया, पुराने वाले संसद भवन में 3 बार हम गए, और एक संसदीय साहित्य परिषद है, उसी का प्रोग्राम था, निमंत्रण मिला तो हम भी गए। तो पहली बार जब हम गए, उसमें मुख्य रूप से 3 वक्ता थे। उसमें मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया और डॉक्टर सुभाष कश्यप। नाम जानते होंगे आपको। तो सुभाष कश्यप ने एक बात बहुत बढ़िया कही और जोशी जी ने एक बात बढ़िया कही, यहाँ बताने योग्य है। सुभाष कश्यप ने कहा कि लोग ऐसा समझते हैं कि हिंदी को बहुमत से राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ऐसी बात नहीं है, एक मत से। तो बहुमत नहीं बल्कि एक मत। तो बहुमत का मतलब कुछ लोग विरोध में भी होंगे, एक मत का मतलब सभी उसी पक्ष में है। तो हिंदी को
राष्ट्रभाषा एक मत से घोषित किया गया। लेकिन एक कमाल की बात है जो जोशी जी ने कहा। जोशी जी ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उनके जिम्मे था शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली को हिंदी में करना। अब उन्होंने कहा कि अगर हम खड़ी बोली को हिंदी माने जैसे कि आजकल लोग मानते हैं तो एक अड़चन है। अवधी और राजस्थानी में और ब्रज में खड़ी बोली से अधिक साहित्य मौजूद है। अब तो चूंकि 19वीं शताब्दी में या लास्ट में और 20वीं शताब्दी में पूरा हिंदी काफ़ी कुछ खड़ी बोली में रचनाएं हो गई। अदरवाइज पहले की बात अगर करें तो खड़ी बोली से अधिक रचनाएं तो ब्रज में थी, अवधी में थी, राजस्थानी में थी। ये भी बात फेल हो गई। अच्छा, अब हमने पहले बता दिया हिंदी का मतलब हिंदुस्तान की जबान। एक बात उन्होंने कही कि जैसे प्रत्येक शब्द को हिंदी में नहीं कह सकते खड़ी बोली में, जैसे मान लो अगर हम कहते हैं एक शब्द है जंक्शन, जंक्शन, बात कहां शुरू हुई थी? बात यह शुरू हुई कि कैसे हिंदीकरण किया जाए। तो इफ यू वांट टू रिप्लेस इंग्लिश देन खड़ी बोली इज नॉट इनफ। खड़ी बोली पर्याप्त नहीं है इंग्लिश को रिप्लेस करने में। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हम जंक्शन का हिंदी करना चाहें तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन एक तमिल शब्द है संधिम। संधिम तमिल शब्द, संधिम माने जंक्शन। हिंदी में कहेंगे तो संधि स्थल कहेंगे, दो शब्द आ गए। तो अगर हम चाहते हैं कि अंग्रेजी को रिप्लेस करें तो हमको संविधान की इन 22 भाषाओं का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हिंदीकरण का मतलब होता है संविधान की 22 भाषाओं का सहारा लेना। तो हिंदी केवल खड़ी बोली नहीं है, तो टेक्निकल शब्द है। दूसरी बात, राष्ट्र और राज्य, दो शब्द में अंतर। राष्ट्र है सांस्कृतिक अवधारणा, जबकि राज्य है राजनीतिक अवधारणा। एक की भौगोलिक सीमा तय नहीं होती, एक की भौगोलिक सीमा तय होती है। हो सकता है बारिश हो तो आधा पाकिस्तान में आधा हिंदुस्तान में, लेकिन खेत आपके तय होंगे तो राज्य की भौगोलिक सीमा निश्चित की जाती है, राष्ट्र की नहीं होती है। तो राष्ट्र कल्चरल कॉन्सेप्ट है। देखो, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था भाषाई आधार पर, और नाडु तमिल भाषा हो गई, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, तेलंगाना में तेलुगु भाषा, और कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा। अब आप कहो कि भोजपुरी को तमिलनाडु की राजभाषा बना दें, कैसे हो पाएगा? या तेलुगु को उत्तर प्रदेश की राजभाषा बना दें। तो भाषाई जो भाषा है ये हमारे क्षेत्र की प्रतिनिधि होती है, विचारों की परंपरा का वाहक होती है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। एनीवे, राष्ट्रभाषा। अब एक शब्द है राजभाषा। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। ये क्या है? ये है सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। अभी इतने समझो, भाषा की बात करें, सरकारी कामकाज की भाषा, कामकाज, इसको बोलते हैं राजकाज की भाषा। हरदेव बाहरी की किताब भी आती है राजकाज की, राजकाज में हिंदी, राजकाज की भाषा। अगर हमको एक पत्र लिखना हो, एक चिट्ठी दोस्त को लिखना हो, अलग शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रिंसिपल साहब को लिखना हो, अलग शब्द का प्रयोग करेंगे। पिताजी को लिखना, अलग शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर हमको डीएम साहब को लिखना हो, अलग शब्द का प्रयोग करेंगे।
डीएम साहब किसी दूसरे डीएम को लिख रहे हों, एक अधिकारी दूसरे को लिखता है, तो लैंग्वेज अलग हो जाती है। ये उस भाषा की बात हो रही है, समझ रहे हैं? इनके विस्तार की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ नहीं पड़ेगी। हम लोग जब नागरी लिपि का विकास और वर्तमान समय में भाषा की स्थिति की बात करेंगे, वहाँ पर इसके डिटेल हम बात करेंगे। अच्छा, जब हम लोग हिंदी के विकास की बात करते हैं, हिंदी भाषा का विकास, तो इसके लिए आपको एक चेन को समझना पड़ेगा। चेन कैसे? देखिए, एक टर्म है भाषा परिवार। भाषा परिवार, लिंग्विस्टिक फैमिली। तो परिवार क्या है? जब जिसके एंसेस्टर एक हों, माता पिता एक हों, उन्हीं के परिवार बनता है। तो पुराने ज़माने में तमाम भाषाएं इस्तेमाल होती थी, आजकल व्यवहार में नहीं है, लेकिन उनका असर हमारे में है। किसी ज़माने में ईरानी भाषा और ये जो आजकल की संस्कृत भाषा, आजकल क्या व्यवहार में कम है, संस्कृत ईरानी लगभग मैचिंग थी। वो आर्याडाम ही ईरान बन गया, आर्याडाम वही ईरान बन गया आगे चल करके। तो कहीं न कहीं सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो पूरे वर्ल्ड को, विश्व को अगर हम भौगोलिक भूखंडों में बांटें, तो उनमें तमाम ऐसे भूखंड हैं जिनमें एक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। फिलहाल अगर हम पूरे विश्व को बांटें तो उसमें जो यूरेशियाई भूखंड है, यूरेशियाई भूखंड, हम लोग इसी में आएंगे ना। यूरेशिया माने क्या होता है? यूरोप धन एशिया, यानी यूरेशिया। एशिया में हम लोग आ गए, यानी इंडिया। ये पूरा लिंक हमको समझना है, पूरा लिंक हमको समझना है। आज जब इंडिया में हम आएंगे, आर्य भाषा पे आएंगे। चलिए, हम पूरे दुनिया को 4 भौगोलिक खंडों में बांट देते हैं। यूरेशियाई भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और ऑस्ट्रेलियाई भूखंड, ऑस्ट्रेलियाई भूखंड। अब इसमें इसी में हम लोग हैं, यूरेशियाई भूखंड में। यूरेशियाई भूखंड की बात करते हैं तो इसमें कई प्रकार के भाषा परिवार हैं। हम एक को ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार। भारत और यूरोपीय, भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार की जब बात करते हैं तो इसमें एक थे प्रोफेसर अस्कोली, इन्होंने 2 खंड किए इसके। एक किया शतमबर्ग, एक किया केंतुमबर्ग।
केंतुमबर्ग, ये थे प्रोफेसर अस्कोली। तो इन्होंने 100 को बनाया आधार, 100। तो जिस भाषा में 100 को शत कहा जाए, 100 कहा जाए, तो पहला वाला अक्षर वर्ण उच्चारण स से होता है, वो शतम वर्ग में आ गया। जैसे हिंदी है शतम वर्ग में, लेकिन जिसमें का उच्चारण हो वो, जैसे केंट है, केंट माने भी 100 होता है, सेंट माने भी 100 होता है, सेंट परसेंट सेंट, वो केंतुम वर्ग में आ गया। तो इनको को सब मिलाकर के 10 खंड हो गए। शतम वर्ग में एक भाषा आ गई जिसे हम बोलते हैं भारत ईरानी परिवार, ईरानी परिवार, इसको बोलते हैं इंडो ईरानी फैमिली। बाकी भी इसमें है, इसमें 10 खंड हो गए। भारत ईरानी परिवार की बात करते हैं तो भारत ईरानी परिवार, भारत ईरानी परिवार, परिवार का मतलब क्या हुआ, जिसमें जिनके पूर्वज एक हो, आपस में भौगोलिक विशेषताएं भी मैच करती हों। तो देखो, भारत ईरानी परिवार को अगर हम बांटें तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा आपका हो गया जिसको हम बोलते हैं ईरानी भाषाएं, ईरानी भाषाएं। दूसरा है दरद भाषाएं, और तीसरा है आर्य भाषाएं, आर्य भाषाएं। ईरानी भाषाएं, ईरानी का मतलब क्या होगा, ईरानी यानी जो ईरान की भाषाएं हैं। प्राचीन फारसी ऐसे लिख देते हैं हम, पुरानी फारसी, अवेस्ता, अवेस्ता, ऐसे पहलवी दिख रहा है, हाँ पहलवी, इसी में पश्तो है, इसी में पाजंद है, कई भाषाएं हैं, पूरा बता सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा ग्लिम्स झलक दे रहे हैं। दर्द माने होता है पहाड़ी वर्ग की भाषाएं, पहाड़ी वर्ग की भाषाएं, जैसे इसमें पैशाची प्राकृत को शामिल कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी ये आर्य भाषाएं हैं, पढ़ना हमको यहाँ है, इसमें यहाँ से कैटेगराइज करते हैं। आर्य भाषाएं, आर्य भाषा में ये 3 हो गए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक, प्राचीन आर्य भाषाएं, इसमें एक हो गया वैदिक संस्कृत, जिसे हम वैदिकी कहते हैं, और दूसरा है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, जिसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो वैदिकी या वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत 2 कैटेगरी हो गई। मध्यकालीन में 3 आ गया, एक हुआ पाली, दूसरा हुआ प्राकृत, तीसरा हुआ अपभ्रंश। ठीक, हमारे सिलेबस में ये आ गया। आधुनिक, अब देखिए इसका जो टाइम था लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, इसका टाइम 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी,
और ये 1000 ईस्वी से लेकर के अभी तक। अपभ्रंश से कनेक्ट करेंगे इसको, इसी आधुनिक आर्य भाषाएं, तो आधुनिक आर्य भाषा की बात करेंगे तो अपभ्रंश से ही निकलेंगी। जैसे अवहट्ठ आया, अवहट्ठ, आरंभिक हिंदी, आरंभिक हिंदी, संक्रांतिकालीन हिंदी, है ना, यही शुरू करेंगे और इसके बाद इसी अपभ्रंश या आधुनिक आर्य भाषाओं पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम अपभ्रंश से बात करेंगे खड़ी बोली या किसी भी अन्य आर्य भाषा की, देखो ऐसे एक एग्जाम्पल दे दें आपको, जैसे अपभ्रंश है, अपभ्रंश है, या जो अपभ्रंश है हम देखिए इसमें हम कैटेगराइज करते हैं, 7-8 हिस्से इसके हैं, कुछ बताते हैं। जैसे मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, आधुनिक आर्य भाषाएं, तो मागधी में अपभ्रंश में क्या हो जाएगा, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी और उड़िया और बांग्ला और असमिया। समझ में आया आपको? ऐसे मागधी के बाद अर्धमागधी है, शौरसेनी अपभ्रंश है, पैशाची अपभ्रंश है, खस है, ब्राचड़ है, महाराष्ट्री है। ऐसे आधुनिक आर्य भाषाएं निकली हैं। अब ये तो हमारे काम का है नहीं। बिहारी हिंदी की बात करें, 3 बोलियां हो गई, तो यहां से निकली बोलियां जिनमें भोजपुरी, मगही और मैथिली, दरभंगा मधुबनी वाला मागधी अपभ्रंश। यदि हम पूर्वी हिंदी की बात करें, सॉरी अर्धमागधी अपभ्रंश की बात, शौरसेनी की बात करते हैं, चूंकि हमारी हिंदी वहीं से कनेक्ट होगी ना। हाँ, शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। तो शौरसेनी अपभ्रंश, शूरसेन प्रदेश यानी मथुरा, मथुरा के आसपास बोली जाने वाली भाषा। तो शौरसेनी अपभ्रंश निकलती है पूर्वी हिंदी, यहीं से निकलती है पहाड़ी हिंदी, है ना, जैसे हमने वहां से निकाला आपको इसे यहां बता रहे हैं। पूर्वी हिंदी नहीं, पश्चिमी हिंदी, सॉरी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी की बात करें, इसी में आ गया आपका ब्रज, इसी में खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, इसी में कन्नौजी, इसी में बुंदेली, ठीक, हरियाणवी, तो आपके सिलेबस में कौन कौन है इसमें से? ये है ब्रज है, खड़ी बोली है, ब्रज है, खड़ी बोली है। तो लिखते हैं मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास
तो हमारे पाठ्यक्रम में ब्रज है, खड़ी बोली है, अवधि है, इसका साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। यहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ऐसे हमारी यहां पे आता है अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में देखा जाए तो एक मात्र आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, इसमें 3 बोलियां हुई। एक हुई अवधि जो हमारी सिलेबस में है, एक है बघेली, और एक है छत्तीसगढ़ी। अवधि हो गई सिलेबस में। अवधि हो गई सिलेबस में। अवधि का मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तो इस तरह से हमारा सिलेबस गति करता है। फिर खड़ी बोली आंदोलन, ये अलग से हम पढ़ेंगे। खड़ी बोली आंदोलन, खड़ी बोली आंदोलन, खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली आंदोलन, जब खड़ी बोली आंदोलन आप पढ़ेंगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज, जो भाषा मुंशी थे आपके 3-4 उनको, और ये हिंदुस्तानी को जो प्रमोशन था, हिंदी के 4 रूप आ गए ना, हिंदी के 4 रूप आ गए। 4 रूप, एक खड़ी बोली, एक हिंदुस्तानी, एक रेखता और एक दक्षिणी। तो हम लोग जो है विस्तार से इन चीज़ों को देखेंगे, और किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप लोग अवश्य बताइएगा। और अभी हम लोगों की नई बैच शुरू हो गई है, उसको आप ज्वाइन करिए। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य बताइएगा। हम लोग मिलते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद।